जय श्री राम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत बढ़िया होंगे। ऊपर वाला करे आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। अब तक जो बेसिक्स की कहानी थी वो हमारी ज़ुबानी थी। उसके बाद जो आज से कहानी शुरू करनी है वो क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर के साथ करनी है। तो ऑफिशियली आज हम क्लास 10th की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास कुछ बातें मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि इन लेक्चर्स में मैं फुल डेप्थ रखने वाला हूँ कंसेप्ट्स की। एनसीईआरटी का एक भी वर्ड छोड़ने नहीं वाला हूँ, एक्स्ट्रा बिल्कुल देने वाला हूँ और वो एक्स्ट्रा पूरा रिलेट करेगा अपने कंसेप्ट के साथ में, अपने सब्जेक्ट के साथ में या अपने सब्जेक्ट के अंदर किसी भी वर्ड के साथ में। मैं आपको टाइम टू टाइम ये बातें बताता भी रहूँगा। अपनी एनसीईआरटी के सीक्वेंस में हम चलेंगे। देखो, अपने हर एक चैप्टर के अंदर दो चीज़ें हैं। एक थियोरेटिकल पार्ट है जिसके अंदर कंसेप्ट शामिल हैं और दूसरे एक्टिविटी वाले पार्ट हैं। तो हम एक्टिविटी वाले पार्ट को अभी नहीं करेंगे, हम थ्योरी वाले पार्ट को अलग करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने दोनों को मिक्स करके दिया है। बिना एक्टिविटीज़ के भी आप लोग चैप्टर समझ सकते हो, लेकिन क्योंकि एक्टिविटीज़ में से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हम एक्टिविटीज़ ज़रूर कराएंगे, लेकिन पहले हम अलग से कराएंगे अपने कंसेप्चुअल पार्ट को, जिसमें केवल थियोरेटिकल पोर्शन होगा, जिसमें केवल चैप्टर होगा, चैप्टर के कंसेप्ट्स होंगे। और दूसरे पार्ट में हम रखेंगे एक्टिविटीज़ को। ये लेक्चर 2 पार्ट में नहीं बनने वाला है, मतलब हमारा कोई भी चैप्टर 2 पार्ट में शूट नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है जितने भी लेक्चर बनेंगे उसमें शुरुआत के सारे लेक्चर रहेंगे चैप्टर के लिए, माने उसकी थ्योरी के लिए, उसके कंसेप्ट के लिए, और बाद में चैप्टर थियोरेटिकली कंप्लीट होने के बाद में कुछ लेक्चर्स आएंगे या 1 या 2 लेक्चर आएंगे जिसमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ कवर्ड होंगी। उसके बाद वाले लेक्चर्स में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। इस तरीके से 4 हिस्सों में हम किसी चैप्टर को पढ़ा करेंगे। तो पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ वो कौन कौन से हिस्से हैं ताकि फिर हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएं। भाई, हमारी जर्नी में क्या रहने वाला है किसी भी चैप्टर के साथ में हम ये काम ज़रूर करेंगे। ये 4 मैंडेटरी काम है। पहला, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थियोरेटिकल पार्ट। दूसरा, ये करने के बाद में हम सारी एक्टिविटीज़ को अलग से पढ़ेंगे। 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके सारी एक्टिविटीज़ एक साथ। इसके बाद में किसकी बारी है क्लास? इसके बाद में अपनी आ जाती है 3rd नंबर पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं। जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में बीच बीच में नीले रंग के डब्बे दिए हुए हैं ना क्वेश्चन के लिए, ब्लू कलर के बॉक्सेस दिए हुए हैं, जो ब्लू कलर वाले क्वेश्चंस हैं उनको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कहते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक के बीच में आने वाले क्वेश्चंस, इसलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। और 4th नंबर पे अपनी कहानी रहेगी टेक्स्ट क्वेश्चंस की। हमारे टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के बाद में जो गिवन होते हैं अच्छे खासे एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर सॉल्व किया जाएगा, तब जाकर हमारा कोई चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। तो हो सकता है किसी एक चैप्टर के 8 लेक्चर बने, किसी के 10 लेक्चर बने, और हर एक लेक्चर की लेंथ को मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे के अंदर अंदर कवर करने की। क्योंकि यार बात यह है, मैं लेंथ के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। एक्चुअली लेंथ के साथ कर भी जाऊँ पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं कर सकता। और मुझे ऑनलाइन के थ्रू ऐसा फील कराना है कि सब ऑफलाइन में चल रहा है और आपको सब याद हो जाए, बाकायदा रट जाए, यहीं पर ही रट जाए। मेरी ये कोशिश रहेगी। तो लेंथ अगर ज़्यादा होती है लेक्चर की तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैठे बैठे बस लेक्चर का एंजॉय करना है। पूरी कोशिश करूँगा लेक्चर को फ़नी बनाने की ताकि आप लोगों को लगातार समझने में कोई दिक्कत ना आए। बस आपका मकसद यही रहना चाहिए कि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में इमीडिएटली जो हमने नोट्स अपलोड किए हुए हैं उन नोट्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आज से नोट्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बेसिक्स हमने अब तक पढ़ाया है उसके नोट्स भी अपलोड कर दूंगा और जो आज से लेक्चर शुरू होगा फर्स्ट वाला, इसके नोट्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे
चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, या फिर उस टेलीग्राम के लिंक को आज मैं एक पोस्ट के थ्रू भी अपलोड दोबारा कर दूंगा एक बार, ठीक है, दोबारा एक पोस्ट में डाल दूंगा उसको। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। इसी के साथ में ये 4 बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारी कहानी ऐसे ही चलने वाली है। तो हमारा पहला पड़ाव है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो जो चैप्टर हमने उठाया है आज, उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। शुरू करते हैं, बोलो ऐसी बात पे जय श्री राम, और करते हैं शुरू। चलो भाई, तो अपने चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि अब तक मैं हर बार ये बताते आया हूं कि हमारी शुरुआत हमेशा चैप्टर के नाम से होती है, तो यहां पर भी वही सिलसिला जारी होना चाहिए। बिल्कुल होगा जनाब, लेकिन इन शब्दों को जानने से पहले इन शब्दों के लिए एक छोटा सा पॉइंट है, मैं पहले उसको क्लियर कर दूं, उसके बाद में इस शब्द पे हम टूट पड़ेंगे। चलो, माने हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो ये है डिफरेंस बिटवीन। क्लास कोशिश किया करो, वैसे तो भी मैंने शुरुआत ही की है अपने लेक्चर की, लेकिन जैसे जैसे मेरा लेक्चर आगे बढ़ता जाए, लेक्चर को जब आप बैठकर देखते जाओ तो बोरियत फील ना हो और आपको ऑफलाइन वाला फील आए। जैसे ऑफलाइन में कोई टीचर पढ़ाता है तो आप उसके साथ साथ बोलने की कोशिश करते हो, आपको अच्छा लगता है ऐसा बोलना, ताकि आप एक्टिव बने रह सको। इसलिए यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करो मेरे बोलने के जस्ट बाद उसे आप मन में रिपीट कर दो, और बेहतर होगा ज़ुबान से रिपीट करोगे तो माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा और निन्नी नहीं आएगी। क्लियर? चलो, तो डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सर ये पहला टॉपिक आपने ये क्यों लिया, सीधा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की बात क्यों नहीं की? क्योंकि एक्चुअली हमें पहले पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में, और इसके बारे में पढ़ने के लिए ये डिफरेंस जानना ज़रूरी है फिजिकल चेंज के बीच में और केमिकल चेंज के बीच में। डिफरेंस जब भी बनाना होता है तो हम बीच में एक लकीर खींच देते हैं, ये लो खींच दी, लिख दो एक जगह पर। बड़े ही साधारण शब्दों में अब हम आपको फिजिकल चेंज बताएंगे, उसके बाद हम आपको केमिकल चेंज बताएंगे। देखिए क्लास, हे प्रभु, बोलो राम राम राम। फिजिकल चेंज की बात करते हैं। क्या है फिजिकल चेंज साधारण शब्दों में? सर पहली बात तो ये चेंज है, हे सबको पता है क्योंकि चेंज लिखा पड़ा है। दूसरा सर ये फिजिकल चेंज है, हे बड़ी कॉमन सी बात कर दी सर। देखो, चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, इस चीज को कहा जाता है फिजिकल चेंज। जैसे फिजिकली कोई चीज बाहर से दिखती है ना यार, तो बाहर से मान लो कोई चीज ऐसे है, दिख पा रहा हूं मैं पूरा, ऐसे है, और अब कोई चीज ऐसे हो गई या कोई चीज ऐसे हो गई, तो फिजिकली बदल गई नहीं बदल गई? पहले कोई चीज ऐसे थी, बाद में कोई चीज ऐसे हो गई, बाद में कोई चीज ऐसे हो गई, बाद में ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। तो ये सब फिजिकली बदल रहा है, जो बाहर से दिख पा रहा है उस रूप में बदलाव आ रहा है। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना, प्रकट होना, और फिजिकल का मतलब होता है बाहर से दिखने वाला। माने चीज़ों को बाहर से देखने पर अगर उनमें बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव को आप फिजिकल चेंज में रखते हो। बड़ी बेसिक सी बात है सर, कम समझ में आया, अगर एग्जाम्पल दोगे तो हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। हम तो छोटे बच्चे हैं ना सर। देख लो भाई, एग्जाम्पल पहला अपना आता है, क्लास एक पेपर को पकड़ो और छील दो, मेरा मतलब उसको फाड़ दो। एक पेपर को जब फाड़ते हो तो बड़े पेपर के 2 छोटे टुकड़े कर देते हो, राइट? हाँ,
जब आप पहले देख रहे थे तो पेपर बड़ा था, अब देख रहे हो तो कटने और फटने वाले पेपर छोटे हो चुके हैं। तो क्या फिजिकली अपीयरेंस चेंज नहीं हो गई? मतलब जैसा आप बाहर से देख रहे हो पेपर को, तो पहले बड़ा पेपर था, इतना बड़ा पेपर था, फाड़ दिया तो इतना रह गया कोई भी पेपर। मैंने पेपर के मेजरमेंट्स में चेंज आ गया, पेपर के लेंथ में, साइज़ में चेंज आता दिख रहा है। इसका मतलब बाहर से जो चीज़ देख रहे हो, फिजिकली मतलब बाहर से जो चीज़ देख रहे हो उसमें चेंज मिल जाए, मैंने फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ पेपर टीयरिंग साथ साथ बोलते जाओ क्लास। दूसरा पेपर को फाड़ना, दूसरा सर लकड़ी को तोड़ना। मान लो लकड़ी है, ठक तोड़ दी, पहले लंबी थी, बड़ी थी लकड़ी, तोड़ने के बाद में 2 हिस्से हो गए उसके, छोटी हो गई साइज़ में लकड़ी। इसका मतलब साइज़ में चेंज आ रहा है, साइज़ बाहर से दिख जाता है, साइज़ आंखों से बाहर से दिख जाता है, फिजिकली अपीयर हो जाता है। तो फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया ना, तो ब्रेकिंग ऑफ वुड या फिर वुड ब्रेकिंग, कुछ भी लिख दो। BREAK, ओ सॉरी स्पेलिंग गलत, BREAKING यही होती है स्पेलिंग, अरे इतना तो पता ही है। वुड ब्रेकिंग या पेपर टीयरिंग, दोनों कंडीशन में आपको इनके फिजिकल फॉर्म में चेंज देखने को मिलेगा। पहले साइज़ बड़ा होगा, बाद में साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है सर, ये पहला पॉइंट था इसका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नो अफेक्शन टू केमिकल बॉन्ड्स, नो अफेक्शन टू केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सब्सटेंस। इस वाले पॉइंट के लिए आप थोड़ा वेट कर लो, जैसे ही मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ में। अगर यहाँ भी आप जानना चाहो मैं बता देता हूँ, थोड़ी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ, पर ज़्यादा इसको समझ पाओगे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के एग्जाम्पल में। क्लियर? थर्ड पॉइंट और लिख देता हूँ, नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, डॉट लगाना है। ये लाइन पूरी हो गई। अब इन दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, गौर से देखो। मैंने लिखा है नो अफेक्शन टू केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सब्सटेंस। मैंने अपने पेपर लिया था, अपने बड़ा पेपर लिया, तो बड़े पेपर को जब आपने स्टार्टिंग में देखा तो उसमें पेपर के मॉलिक्यूल थे, मान लो एक बार के लिए, मान लो पेपर के मॉलिक्यूल थे, मान लो पेपर फाड़ोगे तो जो दो जो टुकड़े टूटेंगे या फटेंगे उसको भी तो पेपर ही कहते हो, उसमें भी तो पेपर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लो जो ऐसा है, ये बड़ा पेपर है अपना, इसको पेपर मानो या लकड़ी का टुकड़ा मानो, ठीक है, चल जाएगा। 2 टुकड़ों में तोड़ोगे तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी ना। तो ये जब टूटा, मान लो ये है मॉलिक्यूल, सपोज दैट ये अपने पेपर के क्या है मॉलिक्यूल, या लकड़ी के क्या है मॉलिक्यूल। अभी ऐसी लेयर यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कुल मिला के ये सब क्या है पेपर के मॉलिक्यूल, पेपर का 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 मॉलिक्यूल। क्लियर है क्या? माने पेपर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है ना। वैसे पेपर सेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं, इतना मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन और सेल्यूलोज पेड़ों से मिलता है, पेड़ की प्लांट्स की जो सेल्स होती है उनकी सेल वॉल से मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जानो एक बार के लिए, ये पेपर है तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। पेपर के फट जाने पर मॉलिक्यूल थोड़ी फट जाएंगे यार, कुछ मॉलिक्यूल इस पेपर के पास रह जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल इस पेपर के साथ चले जाएंगे। ये तो बात बड़ी बेसिक है सर, सही है क्या? मुझे बताओ। नो अफेक्शन टू केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सब्सटेंस, ये जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है ये एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे ही तो बनता है। तो यहाँ जो एटम्स थे या जो मॉलिक्यूल थे, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा वो पेपर के फट जाने पर बदल जाएगा क्या? नहीं सर, मॉलिक्यूल्स के बीच में तो अब भी बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अब भी बॉन्ड बन रहा है।
माने मॉलिक्यूल या एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर फिजिकल चेंज हुआ हो तो। जैसे यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में चेंज हुआ है, आपने उसको फाड़ दिया, फाड़ देने से मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड टस से मस नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही है। क्लियर है क्या? इसका मतलब यहाँ पर केमिकल बॉन्ड पर फर्क नहीं पड़ता। और ज़्यादा बेहतर समझोगे जब मैं एग्जांपल लूँगा केमिकल रिएक्शन का। नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। पेपर को फाड़ा तो पेपर और पेपर यही दिख रहा है, ऐसा नहीं कि सोना बन गया, आलू डाल दिया सोना बन गया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। लकड़ी तोड़ी, मान लो बीच में से तोड़ दी तो 2 लकड़ी के टुकड़े बन गए, तो बन थोड़ी गए, लकड़ी के टुकड़े हैं। ये लकड़ी 2 भागों में टूट गई, ये लकड़ी 2 भागों में टूट गई। इसका मतलब लकड़ी में फिजिकली चेंज आया है, कुछ नया नहीं बन गया लकड़ी से, लकड़ी की लकड़ी ही रह गई, लकड़ी की लकड़ी ही रह गई, कोई परिवर्तन नहीं दिखा। क्लियर है क्या? तो कोई प्रोडक्ट नया नहीं बनता। ये 3 पॉइंट बड़े बेसिक और स्पेशल पॉइंट्स हैं फिजिकल चेंज को लेकर। इन्हीं के अपोजिट अपन केमिकल चेंज में पढ़ते हैं। आओ पहला पॉइंट देखो, चीटिंग कर लेते हैं। हमेशा हमारा दिमाग हमको चीटिंग के लिए इशारे देता है, बट किसी और की नोटबुक से नहीं, अपने ब्रेन की ताकत से। देखो, चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? चेंज इन केमिकल अपीयरेंस। क्लास सुनो मेरी बात, केमिकली कोई चीज़ अंदर से होती है। केमिस्ट्री में आप केमिकल्स पढ़ते हो तो इन चीज़ों के लिए पढ़ते हो, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयन्स के लिए। और आयन हो, एटम, मॉलिक्यूल हो, ये सब किसी न किसी चीज़ को बना रहे होते हैं। जैसे इस सब्सटेंस को बनाने वाला कौन? मॉलिक्यूल या एटम्स। तो एटम या मॉलिक्यूल जिसको हम केमिकल्स में गिनते हैं, वो सब किसी सब्सटेंस को बना रहे हैं, राइट? एटम्स बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो, वो किसी न किसी सब्सटेंस को बना रहे हैं, राइट? तो जब किसी चीज़ को कोई चीज़ बनाती है तो ये चीज़ें इस सब्सटेंस के लिए क्या कहलाती हैं? बड़ा बेसिक एग्जांपल, हटाओ मुझे देखो, जैसे मैं हूँ, है ना, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में 4 स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं, 4 स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं, है ना। आपको पता भी है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, है ना। या फिर यूँ कहो कि मेरी बोन्स है मान लो शरीर में, फिर मसल्स है ऊपर, ये देख पा रहे हो मसल्स, इसके नीचे बोन्स भी होंगी, जैसे देख रहे हो एक कोना निकल रहा है, ये कहीं ना कहीं बोन को इंडिकेट कर रहा है ना। जो ये अपने अंगुलियों के दिख रहे हैं, नकल्स टाइप दिख रहे हैं, ये क्या है अपने, ये बोन्स को शो करते हैं, इसके अंदर बोन है, बोन बाहर से नहीं दिख रही है। तो मेरी बॉडी को, पहली बात तो जो बना रहा है मेरी बॉडी को कंपोज कर रहा है, वो ब्लड भी हो सकता है, वो स्किन भी हो सकती है, वो टिश्यूज़ हो सकते हैं ढेर सारे, वो बाल हो सकते हैं, राइट, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, वाटर भी हो सकता है। तो वो सब केमिकल कंपोजिशन है, पहली बात तो वो सब केमिकल है, और वो मेरी बॉडी को बना रहा है, कंपोज कर रहा है। क्या वो बाहर से दिखता है आपको? जैसे मैं बात करूँ बोन्स की, ब्लड की, क्या ये सब वाकई में दिखता है आपको? आपकी बॉडी को ये सब मिलकर बना रहे हैं, अंदर से बना रहे हैं, तो आपको केमिकल कंपोजिशन पहली बात तो बाहर से नज़र नहीं आएगा। दूसरी बात, उसको केमिकल अपीयरेंस नहीं कहेंगे, केमिकल कंपोजिशन कहेंगे, क्योंकि सब्सटेंस को बनाने वाले केमिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं और वो सब्सटेंस के अंदर अरेंज्ड हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि केमिकल चेंज के अंदर चेंज इन केमिकल अपीयरेंस नहीं, कंपोजिशन। इसके एग्जाम्पल लो, देखो यहाँ पर पेपर को फाड़ना, लकड़ी को तोड़ना था ना, यहाँ पर पेपर को जला दो, पेपर बर्निंग। फिर अपना एक एग्जाम्पल पेपर बर्निंग, एक एग्जाम्पल वुड बर्निंग, लकड़ी जलती है ना, वुड बर्निंग या पेपर बर्निंग। पेपर को जला दोगे, पेपर को जलाने पर या लकड़ी को जलाने पर बनती है राख। देखो, जब आपने यहाँ पेपर को फाड़ा था, लकड़ी को तोड़ा था, तो तोड़ने या फाड़ने के बाद भी चीज़ें वैसी की वैसी ही थी, पेपर पेपर ही रहा, लकड़ी लकड़ी ही रही। लेकिन जब पेपर को जला देते हो या लकड़ी को जला देते हो, तो पहले तो पेपर था जिस पे लिख पा रहे थे, अब बर्न करने के बाद राख बनेगी, उस राख पर पेन चला पाओगे क्या? उसका भी कारण है, क्योंकि जो पेपर है उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस आग लगाने पर उड़ गया,
कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और रह गया तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रह गया, और अब राख में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो पेपर स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस को रखता है, जला देने पर ऑर्गेनिक हवा में उड़ जाता है और इनऑर्गेनिक वहीं रह जाता है जो राख कहलाता है, माने राख या फिर ऐश। राख को इंग्लिश में ऐश कहा जाता है, ASH, ऐश। लकड़ी के साथ भी सेम कंडीशन है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। ऑर्गेनिक उड़ जाएगा हवा में और इनऑर्गेनिक रह जाएगा नीचे। क्लियर है क्या इतनी बात? माने यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन बदल चुका है। लाइक पहले मान लो, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। मान लो पेपर अपना स्टार्टिंग में था, ये पेपर था अपना, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी था और इनऑर्गेनिक भी था। जैसे ही आपने इसको बर्न किया, ये लो मैंने फ्लेम दिया, नीचे से मान लो आग लगा दी। आग लगाने के बाद में अब ऑर्गेनिक तो हवा में उड़ गया, ऑर्गेनिक तो हवा में उड़ गया पूरा। अब इसके अंदर क्या बच रहा है? सिर्फ इनऑर्गेनिक। तो पहले इसको बनाने वाले ये दोनों थे, तो इसका कंपोजिशन क्या था? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इस बार कंपोजिशन सिर्फ इतना सा, माने केमिकल कंपोजिशन पहले ये था, अब ये हो गया। क्या केमिकल कंपोजिशन बदल गया क्या? हाँ सर, पहले ये दोनों मिलकर कर रहे थे तो दोनों केमिकल कंपोजिशन का हिस्सा थे, एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या होता है ऑर्गेनिक, क्या होता है इनऑर्गेनिक, इसके लिए अभी फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आगे इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और अभी ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बच गया, इसका मतलब पहले कंपोजिशन ये था, अब कंपोजिशन ये है। क्या कंपोजिशन में चेंज आया? क्या ये सब केमिकल्स की तरह रहते हैं? माने केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया, तो केमिकल कंपोजिशन में आने वाले चेंज को केमिकल चेंज कह देते हो। ठीक है, इन दोनों के अंदर सेम कहानी चल रही है। इसको वन बबल में बंद कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है अपनी, जैसे यहाँ पर था नो अफेक्शन टू केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर होता है डायरेक्टली अफेक्शन, डायरेक्टली अफेक्शन टू chemical bonds of सब्सटेंस। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स में फ़र्क देखने को मिल जाएगा। वैसे ये पॉइंट भी और ज़्यादा एक्सप्लेन होगा जब मैं आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल के लिए अगर आपको शॉर्ट में जानना है तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा था, इसलिए सब्सटेंस जैसा था वैसा का वैसा रह गया। लेकिन यहाँ पर फ़र्क आएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो यहाँ पर प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिक वाले में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन अलग तरीके से हो रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बॉन्ड का फॉर्मेशन अलग तरीके से हो रहा है। जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस उड़ जाएगा तो यहाँ पर केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रह जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके के बॉन्ड्स थे, दो तरह के थे ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बीच में भी थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बीच में भी थे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर उड़ गया तो सिर्फ इनऑर्गेनिक रह जाएगा, तो बॉन्ड सिर्फ इसी के रह जाएंगे। तो पहले पूरे इन दोनों के मिलाकर टाइप्स के बॉन्ड थे, इन दोनों को मिला दो तो दो तरह के बॉन्ड नज़र आ रहे थे। एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ, बॉन्ड दो तरह के नहीं होते हैं, वैसे बॉन्ड की पूरी जानकारी दूंगा मैं। तो यहाँ पर इन दोनों सब्सटेंसेस की वजह से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा था। इस बार ऑर्गेनिक तो रहा नहीं, यहाँ पर इनऑर्गेनिक ही रह गया, तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स में फ़र्क आ जाएगा ना। मैंने केमिकल बॉन्ड्स पर सीधा असर पड़ता है यहाँ पर, बात समझे। दूसरा, यहाँ पर बोलते हैं नया प्रोडक्ट नहीं बनता, लकड़ी या कागज़ को फाड़ने पर या तोड़ने पर वही का वही सब्सटेंस रह जाता है, लकड़ी और कागज़ ही रह जाता है। लेकिन जब आप लकड़ी को या फिर कागज़, इन दोनों को जब आग लगाते हो तो लास्ट में राख बचती है। राख एक नया प्रोडक्ट है। राख के गुण लकड़ी के साथ आपको मैच करते नहीं दिखेंगे, राख के गुण आपको कागज़ के साथ मैच करते हुए नहीं दिखेंगे, तो कुछ नया ही करिश्मा बनाकर दिखा दिया आपने। इसका मतलब न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। उम्मीद है आपको ये बेसिक सी बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम कहानी को और शुरू करने वाले हैं। अच्छा, जिनको ये पॉइंट कम समझ में आया हो, जो मैंने ये बोला ये वाला पॉइंट कम समझ में आया हो, वो एक बार डायग्राम से देख लो, समझ जाओगे। मान लो ये सब्सटेंस है, मान लो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज दैट सिर्फ एक तरीके से समझा रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, एक तरीके से समझा रहा हूँ पॉइंट। और यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है,
यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो मान लो ये अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, ऑर्गेनिक एटम्स हैं। अब ऑर्गेनिक एटम नहीं होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सारी कहानी क्लियर करूँगा आगे, फिलहाल समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब इसको आप जलाते हो तो मैंने कहा ऑर्गेनिक तो उड़ जाएगा, तो ऑर्गेनिक तो उड़ा दो, सिर्फ ये बचेगा। सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बचेगा, ये वाला और नीचे वाला। तो इसको भी कुछ ऐसा ही बना लो शॉर्ट में, जल्दी से बनाने के लिए। समझ रहे हो? तो पहले यहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो रखी थी और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रखी थी। लेकिन जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उड़ गया, सिर्फ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बच गए, तो सिर्फ उन्हीं के बीच की बॉन्डिंग रहेगी, राइट। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग रहेगी। माने बॉन्डिंग में फ़र्क देखने को मिल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बीच में भी थी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बीच में भी थी। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बीच में नहीं रही, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही नहीं रहा, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बीच में रह गई, क्योंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यों का त्यों रह गया, रिमेन्स एज इट इज़। क्लियर है क्या? तो केमिकल बॉन्डिंग पहले यहाँ पर अलग अलग दिख रही थी, अब सिर्फ एक ही टाइप की दिख रही है, माने फ़र्क दिख रहा है। ये बड़ा बेसिक सा पॉइंट था। ज़्यादा समझने के लिए केमिकल रिएक्शन वाले पॉइंट पे चलते हैं, आप बहुत बेहतर समझेंगे इस बात को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्यों समझाया, क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन, अब जब मैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताऊँगा ना, आपको एक शब्द मिलेगा और वो शब्द होगा केमिकल चेंज। माने केमिकल रिएक्शन का सीधा संबंध है केमिकल चेंज के साथ। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं है बल्कि एक केमिकल चेंज है। तो जो केमिकल चेंज में आपने पढ़ा, उसको डिटेल में केमिकल रिएक्शन में आप और पढ़ोगे। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, क्योंकि इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो चाहो तो कॉपी मत करो, कोई इशू वाली बात नहीं है। नोट्स को फोटोकॉपी करवा लेना या फिर उससे ही कॉपी कर लेना और बेहतर रहेगा। ठीक है क्लास, मैं साइड हट जाता हूँ। फिर भी जो कॉपी करना चाहते हैं, इसको ऑफलाइन क्लास की तरह फील करना चाहते हैं, आप लोग आराम से कॉपी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। मैं हट जाता हूँ, अदरवाइज़ PDF नोट्स की मिल जाएगी, कर लो कॉपी चाहो तो। हाँ भक्तजनों, तो इस चैप्टर पे हमने केमिकल चेंज को जाना, फिजिकल चेंज को जाना। केमिकल चेंज को ही हमने केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ करने के लिए कहा था। अब हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन जान लेते हैं, आप खुद समझ जाओगे कि केमिकल रिएक्शन का संबंध केमिकल चेंज के साथ कैसे है। ठीक है, देखो, अ प्रोसेस in which one or more substances, a process in which one or more substances called as reactant। इस पर अंडरलाइन मार लेता हूँ एक बार, हरा रंग डाला लाला, तो ये ले भाई साहब, रिएक्टेंट में मार ले हरा रंग की अंडरलाइन रे। क्या रे? तो अ प्योर प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड एज रिएक्टेंट go into क्या बोलते हैं, go into a chemical change to produce some substances called as product।
लियो भाई साहब, प्रोडक्ट को भी मारो फटाक से अंडरलाइन, ये लियो, और मारो केमिकल चेंज को एक गीली गीली पू। देखो भाई साहब, पहली बात, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? इस प्रोसेस में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना पड़ता है। क्या है रिएक्टेंट, क्या है प्रोडक्ट, बताता हूँ, पर पहले इस पे फोकस मारो। केमिकल चेंज माने केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंस जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं उनको केमिकल चेंज शो करना पड़ता है, उनमें केमिकली चेंज आता है और फिर वो प्रोडक्ट बन जाते हैं। मैंने भी तो लिख सकता हूँ कि सर रिएक्टेंट कुछ था, बाद में क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। समझ में आती है क्या बात? रिएक्टेंट आया, उसमें चेंज हुआ, प्रोडक्ट बना। इसी के लिए ये डेफिनेशन दी गई है। इसी डेफिनेशन को आप केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन कहते हो। तो अब आओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखते हैं क्या होता है। ये जो रिएक्टेंट है, देखो केमिकल रिएक्शन में ये एरो बनाया गया है। इस एरो के अंदर हेड यहाँ पर है, ये एरो में हेड यहाँ पर है। ये हेड एरो में किसको दिखाता है? डायरेक्शन को। इसका मतलब शुरुआत आपने यहाँ से की थी और एंड में पहुँच गए यहाँ पे, क्योंकि एरो का डायरेक्शन ऐसे है। ये जो बिंदु होता है ना एरो का, एरो में दो चीज़ें हैं, एक हेड है और एक बिंदु है। जो डॉट है एरो का, पूंछ वाला बिंदु, ये टेल है एरो की और उसका बिंदु है। तो जो एरो का जो बिंदु होता है, टेल का पॉइंट होता है, वो बताता है जहाँ से आपने पॉइंट शुरू किया है, और एरो का हेड बताता है जहाँ बात ख़त्म की है। माने रिएक्टेंट से शुरुआत की थी और प्रोडक्ट पे बात ख़त्म कर दी। तो मुझे बताओ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंज है ना? हाँ सर है। तो इस चेंज को करने के लिए पहले आया कौन था? सर रिएक्टेंट आया था। मैं कह सकता हूँ ना, अच्छा रिएक्टेंट क्या है? सर एक सब्सटेंस है भाई, एक या फिर ज़्यादा सब्सटेंस होंगे उनको रिएक्टेंट कहेंगे, जो कि केमिकल चेंज दिखाएंगे। तो एक केमिकल चेंज तो दिखा रहा है। केमिकल चेंज दिखाने के लिए कौन आया स्टार्टिंग में? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? एक सब्सटेंस। मैं कह सकता हूं पार्टिसिपेंट सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है क्या? पार्टिसिपेंट सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट होता है। क्लियर? एग्जाम्पल देके और बेहतर ढंग से समझाऊंगा। और प्रोडक्ट के लिए क्या कहा जाए? सर रिएक्टेंट तो शामिल हुआ, पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में आ रहा है, और उसके बदले में जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस होता है। क्या? सब्सटेंस। क्या नाम है उसका? प्रोडक्ट। माने केमिकल चेंज जो हुआ है उसके बाद जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको मैंने बोला पार्टिसिपेंट, तो मैं भी तो कह सकता हूँ इसको प्रोड्यूस्ड। ये पार्टिसिपेंट सब्सटेंस है तो ये प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस होगा। माने प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस इज इन केमिकल रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे साथ साथ बोल रहे हो। बोलो नहीं तो उड़ती उड़ती एक फ्लाइंग चप्पल दूंगा। उड़ती उड़ती फ्लाइंग चप्पल, यो क्यों है उड़ती उड़ती फ्लाइंग चप्पल? हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया नहीं? तो प्रोडक्ट क्या है सर? प्रोड्यूस्ड सब्सटेंसेस इन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है और ये पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एरो एक केमिकल चेंज को शो भी कर रहा है। इतना बात क्लियर है क्या? सर मैथमेटिक्स में जहाँ पर एरो आता है वो भी केमिकल चेंज है क्या? नहीं। आप ये भी तो देखो कौन से फील्ड में हो, कौन से एरेना में हो। आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो, अरे जनाब आप केमिकल चेंज की बात कर रहे हो। समझ गए क्या? तो ये एरो में ये डॉट दिखाता है जहाँ से कहानी शुरू हुई है, ये हेड दिखाता है जहाँ पर कहानी खत्म हुई है। तो कहानी की शुरुआत जहाँ से हुई होगी बरखुरदार, वहाँ पर रिएक्टेंट आया होगा।
रिएक्टेंट क्या है? पार्टिसिपेंट सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला रिएक्टेंट होता है। केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाला सब्सटेंस प्रोडक्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अरे आ गई होगी अब तक तो समझ में। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं क्लास, ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। अब इसी एग्जाम्पल से 2 लॉज भी बताऊंगा। मैं काम करता हूं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा साइड में रखता हूं ताकि मैं इसके लॉज भी यहीं डिस्कस कर लूं। मैं यहां पर एग्जाम्पल दिखा देता हूं, या फिर इसको इरेज करके एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे दिखा दूं और उससे रिलेटेड लॉज भी बता दूं। सही रहेगा यार, सही रहेगा। फालतू कचरा नहीं होना चाहिए, है ना। काम का कचरा क्यों हो जाए, इसे नोट करने वालों को दिक्कत हो जाएगी, वरना जो लोग साथ साथ हमारे नोट कर रहे होंगे उनको दिक्कत होगी। अच्छा हाँ महाज्ञानियों, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि हम लिख रहे हैं तो आप भी लिख रहे हैं, नहीं। क्लास के 2 ही फंडे होते हैं, एक लिखना एक समझना। जब मास्टर समझाए तब स्टूडेंट समझे, ये पहला फंडा। जब मास्टर लिखवाए रोक दे, जब मास्टर लिखवा कर रोक के और समझा दे तो बच्चा समझे, ये पहला है, पहला फंडा है। और जब मास्टर साइड हट जाए ना, वीडियो को पॉज मार के तब छाप लो, टीपू सुल्तानो तब छाप लो। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि साथ साथ नोट कर रहे हो। टिपंतरी छपंतरी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उसमें भेजे का इस्तेमाल नहीं होता। पढ़ंतरी काम आती है। पढ़ंतरी कब आएगी? जब सिखंतरी आएगी। सर कुछ भी तरी परी लगा के बोले जा रहे हो। चलो इसको इरेज करता हूं और पहले मैं साइड हटता हूं, वरना ताकि आपको पॉज करने का वक्त नहीं मिल पाएगा ना, मेरा मुंडी बीच में आ जाएगी। तो मैं हटता हूं साइड में, करो उसको कॉपी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पर, और उस एग्जाम्पल से हम 2 लॉज निकालेंगे, 2 नियम जिनको केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है। हटते हैं साइड में, कॉपी मारो। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने कॉपी मार लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं फटाक से। पहले क्या है, डबल क्लीनिंग के लिए मेरे को बार बार अपने लेक्चर को टुकड़ों में तोड़ना पड़ता था। अभी मैं सोचा डबल क्लीनिंग यहीं कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। क्योंकि डस्टर है ना, डस्ट को अर्न करने वाला डस्टर कहलाता है। तो डस्टर से धूल निकालनी पड़ती है, फिर साफ़ करना पड़ता है, तो उसमें वक्त लगता था। इसलिए मुझे लेक्चर को कहीं ना कहीं टुकड़ों में तोड़ना पड़ता था। पर अब अपन रोकेंगे नहीं, फ्लो चलना चाहिए एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह। हाँ, तो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था क्लास। ये रहा अपना एग्जाम्पल। देखो 2 एग्जाम्पल लेता हूं, कहानी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग बताई जाती है। उसका ऐसा यूनिक मेथड दूंगा जो कभी फेल नहीं हुआ, 100% सक्सेस रेट के साथ चलता है, कभी धोखा नहीं देता, हर रिएक्शन में वैलिड भी चलता है, आराम से लगा भी लोगे, सिखा दूंगा। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है वो, एक तरीके से मैंने मैथमेटिक्स से रिलेट करने वाला फॉर्मूला है। बड़ा मज़ा आएगा उसको सॉल्व करने में। उसके बाद कोई रिएक्शन कभी अटकेगी नहीं, कभी गलत भी नहीं होगी, बाकायदा कभी गलत भी नहीं होगी। चलो 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ये लेता हूँ और एक ये लेता हूँ, ताकि मैं इनसे लॉज आराम से बता सकूँ। देखो लॉ नंबर 1, और उसके पहले मैं इंडिकेशन देना चाहूँगा। मुझे बताओ, ये पहली रिएक्शन है अपनी, ये लॉ नंबर 1 मैंने ज़्यादा ही ऊपर चढ़ा दिया, मुझे इसको साइड करना चाहिए एक बार के लिए, ताकि मैं अब पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख सकूँ। मुझे बताओ, इस वाली रिएक्शन में, ये फर्स्ट रिएक्शन है, कोमा है, ये सेकंड रिएक्शन है। इस रिएक्शन में
एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, क्या वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं? हाँ सर, क्योंकि ये इस एरो के मतलब इस एरो के टेल के पॉइंट पर है। इसका मतलब यहाँ से कहानी शुरू हुई है और जहाँ से कहानी शुरू हुई है वहाँ पर रिएक्टेंट आ रहा था, माने ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, सही है क्या? तो मुझे बताओ यहाँ टोटल रिएक्टेंट कितने हैं? सर संख्या है 2। क्लियर है क्या? रिएक्टेंट की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2। और यहाँ प्रोडक्ट की संख्या कितनी है? 1। ये प्रोडक्ट 1, माने अमोनिया का मॉलिक्यूल बन रहा है। क्लियर? मैं आपको बता दूं N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन गैस, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। सर ये कैपिटल वाला मतलब बड़े फॉर्म में आपने 3 लिखा है, ये क्यों लिखा है? क्या वजह है? ये जो 2 रिएक्शन मैंने आपके सामने रखी है ये बैलेंस्ड रिएक्शंस हैं, और ये बैलेंस रिएक्शन कैसे बनी मैं आपको कल के लेक्चर में सिखाऊंगा, जब मैं आपको रिएक्शन बैलेंसिंग सिखा रहा हूँगा। क्लियर? अभी आप सिर्फ इतना फोकस करो कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना वो सीक्वेंसिंग एनसीईआरटी पे बेस्ड है और बिल्कुल उसके कण कण से निकाली गई है। थोड़ी बहुत सीक्वेंसिंग में बदल सकता हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि हम एक्टिविटीज़ को अलग पढ़ेंगे, जबकि एक्टिविटीज़ बीच बीच में आ रही हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं, इंसान को पढ़ने में कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब कर देती हैं। तो पूरा चैप्टर आप एक जगह पर इंगल्फ करो, उसकी एक्टिविटीज़ अलग जगह पर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन अलग जगह पर, और फिर टेक्स्ट क्वेश्चन अलग जगह पर। इन 4 टुकड़ों में तोड़ के जब पढ़ोगे तो एक चैप्टर मक्खन की तरह आपके ब्रेन में बस जाएगा। तो रिएक्टेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, माने 2 रिएक्टेंट नज़र आ रहे हैं, प्रोडक्ट की संख्या यहाँ पर एक ही नज़र आ रही है, मतलब केवल अमोनिया मिल रहा है। ठीक है? यहाँ पर रिएक्टेंट ये भी है, ये भी है, माने रिएक्टेंट कैसा हो गया? 2, और यहाँ प्रोडक्ट कितने हैं? 1। अच्छा सर, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट आएंगे और 1 प्रोडक्ट बनेगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ऐसी रिएक्शन और भी दिखाऊंगा जहाँ पर रिएक्टेंट की संख्या 1 होगी, प्रोडक्ट की संख्या 2 होगी। विद द टाइम आपको एग्जाम्पल मिलते रहेंगे और हम हर बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेंगे कि संख्या कितनी कितनी है। ठीक है? अभी के लिए आप इन दोनों से कुछ नियम निकले हैं 2, वो समझो। तो लॉ नंबर 1 ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये लॉ बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट्स, देखो कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, शॉर्ट में अगर इसको लिखूं, शॉर्ट में समझाऊं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो एलिमेंट्स, अब आपको एलिमेंट्स तो पता है मेरे ख्याल से 30 तक एलिमेंट्स मैं करवा कर आ चुका हूँ बेसिक्स क्लास में, जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेना। तो एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट साइड पर हैं वही एलिमेंट्स आपको प्रोडक्ट साइड पर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अलग एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट में कुछ अलग एलिमेंट्स मिल जाएं। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल उठाओ, तो मैंने क्या बताया कि सर एलिमेंट्स या एक्चुअली टाइप ऑफ एलिमेंट्स, टाइप ऑफ एलिमेंट्स एट रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर सेम लिख देता हूं शॉर्ट में, अच्छा रहेगा। आर सेम, माना टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर आए उतने टाइप ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर नजर आएंगे। बताता हूँ कैसे। माने रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर दोनों ही जगह पर टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपको सेम देखने को मिलेंगे, उसमें चेंज नहीं आएगा। सर इसका एग्जाम्पल उठाओ, कहानी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है अपना, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है अपना। एग्जाम्पल नंबर 1 को उठाओ, इसमें रिएक्टेंट साइड पर N2 है नाइट्रोजन और H2 है हाइड्रोजन। तो बताओ जरा रिएक्टेंट साइड पर कौन कौन है? सर नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट है, हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट भी है। ये 2 तरह के एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रोडक्ट साइड पर इस अमोनिया नाम के मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एटम्स आ चुके हैं। कंपाउंड भी है ये क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स ने आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन किया है एक स्पेसिफिक रेशियो में, जहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 3 है।
इसको भी नेगलेक्ट कर दो क्योंकि NH3 की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब समझा चुका हूँ। इसका मतलब क्या है कि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हो गए, एक NH3 दूसरा NH3। ये बातें बेसिक्स में क्लियर मैंने ढंग से की हैं, नहीं देख के आए हो तो डेफिनेटली आपकी गलती है। मैं आगे बढ़ाता हूँ अपनी गाड़ी को, क्योंकि जो लोग पढ़कर आए हैं मैं उनको, क्योंकि वो लोग पढ़कर पहले से आ चुके हैं, उन लेक्चर्स को देख के आ चुके हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो कहानी को आगे भी तो बढ़ाना है ना, सिर्फ पीछे थोड़ी रखना है। तो प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। अच्छा, रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, कोई और एलिमेंट नहीं मिला। प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कोई और एलिमेंट नहीं मिला। मानो टाइप ऑफ एलिमेंट्स 2 तरह के थे, नाइट्रोजन भी था, हाइड्रोजन भी था। कहाँ पर? रिएक्टेंट साइड पर। और प्रोडक्ट साइड पर भी आपको सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, मानो टाइप ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर। तो रिएक्टेंट साइड पर भी टाइप ऑफ एलिमेंट्स 2 तरह के हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले। और प्रोडक्ट साइड पर भी एलिमेंट्स के टाइप्स 2 तरह के हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो क्या टाइप ऑफ एलिमेंट्स सेम रहते हैं? क्या कंजर्वेशन हो गया टाइप ऑफ एलिमेंट्स का? हाँ सर हो गया। सर ये तो एक एग्जांपल लिया है आपने, एग्जांपल नंबर 1 वाला, ये वाला एग्जांपल। दूसरे में लेके देख लो, अब चाहो तो उसको वहाँ लेके देख लो, चाहो उसको यहाँ लिख के देख लो। चलो मैं यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। ये लो, ये सेकंड एग्जांपल हो गया अपना। इसमें रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर कार्बन मिल रहा है और ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट मिल रहा है। सर यहाँ तो O2 मिल रहा है ना बेटे, O2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें मल्टीपल एटम्स आ रहे हैं। एलिमेंट तो ऑक्सीजन ही है ना, तो ऑक्सीजन एलिमेंट उठाया, कार्बन एलिमेंट उठाया। रिएक्टेंट साइड पर मुझे ये और ये कार्बन और ऑक्सीजन यही एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो रिएक्टेंट पर कार्बन और ऑक्सीजन यही 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। जरा प्रोडक्ट को देखना, सर कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको, क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ है। क्या इस मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स मिल रहे हैं? हाँ। क्या इस मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट है? नहीं है, नहीं है। गौर से देखो, कार्बन है और ऑक्सीजन है, बस, कोई और एलिमेंट नहीं है। माने यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर भी कार्बन है और ऑक्सीजन है। मुझे बताओ, रिएक्टेंट साइड पर जो एलिमेंट के टाइप्स थे, प्रोडक्ट साइड पर भी वही एलिमेंट के टाइप्स हैं, हाँ या नहीं? अगर ऐसा है, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड पर एलिमेंट्स के टाइप्स सेम हो गए। यहाँ भी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ भी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कार्बन इधर भी है, कार्बन उधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन उधर भी है। इधर कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा दूसरा एलिमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आया कि पॉपिता? चलो, ये हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है? आओ उसे लिखते हैं। लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 कहता है मास कंजर्वेशन लॉ। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा इसने बताया है ना, वैसा ये बताता है। देखो क्या बताता है सर। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हमारा नियम कहता है। मैं काम करता हूँ, एक सेपरेशन बना देता हूँ दोनों के बीच में, ताकि काम का कचरा ना लगे। निकल जा भाई, जल्दी निकल जा। ये लकीर के ऊपर एक नियम और नीचे एक नियम है।
तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब एक्चुअली यहाँ पर मास का जो कंसेप्ट है ये 9th के बेसिक्स में आता है, मतलब 9th के चैप्टर में आता है ना। ये मास एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, फिलहाल के लिए शायद आपको पता हो ना पता हो, तो आप मेरी बात को भी मान लो। नहीं पता है तो मान लो, पता है तो अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है उनके लिए एडवांटेज होने वाला है कि इस संडे तक में, अपकमिंग संडे तक में, इसी वीक में अपकमिंग संडे तक में अपना बेसिक्स वाली कैटेगरी में, जो बेसिक्स वाली अपनी प्लेलिस्ट है, उसमें एक और लेक्चर ऐड कर दूंगा जिसमें हम एटॉमिक मास पर चर्चा कर रहे होंगे। तो आप इस चीज़ को वहाँ से जान सकते हो। अभी के लिए आप मेरी बात मानो, मास जो होता है आप दुकानदार से तुलवाते हो, भाई 5 किलो आलू दे दो, भाई ये दे दो वो दे दो, किलो में दे दो। जब आप बोलते हो तो मास किस में मेज़र करवाते हो? किलो में। कुछ चीज़ें होती हैं अजवाइन, सौंफ, ये सब आप ग्राम में मेज़र करवाते हो क्योंकि उनकी आपको कम ज़रूरत होती है, मसालों की आपको कम ज़रूरत होती है। तो आप कभी भी नहीं बोलते कि 10 किलो मिर्ची दे दो, नहीं। लाल मिर्च पाउडर आप 1 किलो भी नहीं मंगाते, ग्राम में मंगाते हो। तो जिस चीज़ की जितनी नीड होती है, कई बार चाय के पैकेट भी आते हैं 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 50 ग्राम का, ऐसे करके अलग अलग ग्राम में आते हैं, ठीक है। माने हाई मास होगा, मास ज़्यादा होगा। ये कौन सा मास है पता है ना? मास ज़्यादा होगा तो किलो में, कम होगा तो ग्राम में। अगर मास एटम का हुआ तो सर एटम तो दिखता भी नहीं है। ये मेरे हाथ में चौक का पाउडर लगा पड़ा है वाइट कलर का, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। अगर एक एटम निकाल लूँ ना गलती से तो मुझे वो एटम दिखेगा भी नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा लेकिन ऐसे हाथ पे थोड़ी दिखेगा। तो छोटे से एटम का कोई ना कोई मास तो होगा ही। क्यों सर? ये जो चौक है ना, इस चौक को अगर हाथ में उठा के फील करो तो इस चौक का कुछ ना कुछ मास है। इस चौक को एटम्स ने ही बनाया है, माने हर एक एटम का अपना अपना मास है। सब एटम जब आपस में मिले होंगे तो ऐसे करोड़ों एटम मिलकर एक चौक को बना रहे हैं। तो इस चौक का मास किसकी वजह से है? इसमें प्रेजेंट एटम के मास की वजह से। माने हर एक एटम का भी खुद का मास होता है, एक एटम का भी खुद का मास होता है। तो एटम जब मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो उन एटम्स की वजह से मॉलिक्यूल के पास भी मास आता है, जिसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। कहानी कम समझ में आई हो तो अभी जो बता रहा हूँ बस एज इट इज़ याद रख लेना, उतना ही बहुत है इस पॉइंट के लिए। इसकी प्रॉपर डिटेल, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब मैं बहुत खुलकर अपकमिंग संडे तक करूँगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ समझो, एग्जाम्पल उठाओ दोबारा। ये रहा पहला एग्जाम्पल अपना, यहाँ देखो। वैसे ही थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा हो जाता है, शॉर्ट में लेते हो तो वो वाला, लेकिन आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के लिए अपना एटॉमिक मास कितना होता है? लगभग जैसे अपना नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, 7 दूनी 14 समथिंग, तो 14 AMU इसका मास चला जाता है अपना, लगभग 14 AMU। ये AMU क्या है? यूनिट है। जैसे मास के लिए किलो है, जब मास ज़्यादा है तो उसके लिए किलो में यूनिट होती है, जब मास कम है तो उसके लिए ग्राम में यूनिट होती है। लेकिन अगर मास एटम का है तो उसके लिए AMU में यूनिट होती है, जिसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट। AMU को ही स्मॉल u भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। सबकी चर्चा करूंगा। AMU इज इक्वल टू U। क्लियर? जिसको समझ में ये बात नहीं आ रही हो वो लोग छोड़ो, एक काम करता हूँ, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, कहानी थोड़ी और ईजी हो जाएगी। आपको बस अभी बात को याद रखना है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की चर्चा मैं बेसिक के लेक्चर में कर दूंगा। ओके, ये एग्जाम्पल उठाता हूँ एक बार के लिए, शॉर्ट पड़ेगा, याद रखना आसान होगा। कार्बन के लिए अपना एटॉमिक मास, ये कार्बन सिंगल पड़ा हुआ है, अकेला जब होता है तो एटम होता है। यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, 2 एटम मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम और कार्बन का 1 एटम मिलाकर होगा 3 एटम। तो 3 एटम, एक से ज़्यादा एटम होते ही मॉलिक्यूल बन जाता है मेरी जान। तो सिंगल एटम है, तो इस सिंगल एटम का मास एटॉमिक मास कहलाएगा। तो कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास? ये होता है 12 AMU। ये AMU क्या है सर? एटॉमिक मास यूनिट। माने एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए जो यूनिट होती है उसी को AMU बोलते हैं। कार्बन के लिए 12 AMU। ये 12 कैसे आया सब बताऊंगा यार, सब बताऊंगा संडे को बेसिक्स में, ठीक है। कार्बन के लिए एटॉमिक मास होता है 12 AMU। ऑक्सीजन के लिए होता है, एक ऑक्सीजन एटम के लिए होता है 16 AMU। तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो कितना होगा? 32 AMU। तो 32 AMU। अभी के लिए इतना समझो कि इस एटम के मास को मेज़र करना है,
5 किलो का दलिया है, दलिया, या 5 किलो का डंडा है, तो डंडे का वजन किलो में मापा जा रहा है क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है, वजन नहीं एक्चुअली मास ज़्यादा है। यहाँ पर एक एटम का मास बहुत कम होता है, एटम बहुत छोटा होता है, नज़र नहीं आता है, मास बहुत कम होता है, तो एटम का मास किलो में बता सकते हो क्या? नहीं। ग्राम में बता सकते हो? नहीं। इसके लिए AMU का इस्तेमाल किया जाता है। तो AMU मास को मेज़र करने के लिए एक यूनिट है। ये फिलहाल इतना ही समझो, बहुत है इतना। CO2 में कार्बन का कितना? 12, दोनों ऑक्सीजन का मिलाकर कितना हो गया सर? 32, 16 दूनी 32, कार्बन का कितना? 12, ये लो 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन O2 का कितना था पहले? 32, तो O2 का यहाँ से 32, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 AMU। सुनना, ये रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का टोटल मास ऐड करो, निकल कर आता है 44 AMU। तो रिएक्टेंट का टोटल मास इतना आया, प्रोडक्ट का टोटल मास इतना आया। तो जो मास रिएक्टेंट का है वही मास प्रोडक्ट का है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, माने मास कंजर्व रह गया। एक रिएक्शन में जितना मास आ रहा है उतना ही मास बनता भी है। क्लियर है क्या? ये कहानी हुई अपनी केमिकल रिएक्शन को लेकर और केमिकल रिएक्शन के लॉज को लेकर। अब हम साइड हटते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए, ठीक है? हाँ जी क्लास, देखो लेक्चर का ड्यूरेशन हो चुका है टोटल 1 घंटे का, तो बेहतर रहेगा हम इस लेक्चर को यहीं पर रोक दें और बाकी की सारी डिटेलिंग कल की क्लास में पढ़ें। आज की क्लास में थोड़ा सा हमने स्पीड को धीमे भी रखा है, और क्योंकि देखो यार सीधी से मेरा फंडा है कि मैं एक्सप्लेनिंग को लेकर 1% भी रिस्क नहीं लेने वाला कि मैं तेज़ी से भगा दूँ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास वक्त भी है, हमारे पास मौका भी है, तो हम उसको खोएंगे नहीं, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। आराम से जितना मैं लेक्चर देता जा रहा हूँ उतना एंगल्फ करते जाओ, आपका काम बन जाएगा, ट्रस्ट मी। पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे अपना बोर्ड RBSC हो या CBSC हो, यहाँ तक कि ICSC वालों के लिए भी इसमें काम चल जाएगा, बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है? फिलहाल के लिए हम लेक्चर को देते हैं विराम, बोलकर जय श्री राम। अगले लेक्चर में जब मुलाकात होगी हम 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक कि रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शन को, या जैसे केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, अब केमिकल इक्वेशन इसकी भी तो बात करनी है। केमिकल रिएक्शन को हमने थोड़ा बहुत जान लिया, अभी और भी जानेंगे, बट केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन क्यों कहा गया या फिर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते कैसे हैं, तो हम इक्वेशन के बारे में जानेंगे। केमिकल रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है वो जानेंगे, और दूसरा काम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे की जाती है वो भी जानेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऐसे तरीके को बताऊंगा जो तरीका मे भी आपने सुना हो, मे भी आपने ना सुना हो, पर जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए अल्टीमेटली बहुत फ़ायदे वाला होने वाला है, और उसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी, आप हमेशा फोड़ कर आओगे उसका एग्ज़ाम में, ठीक है? इसी के साथ अपने शब्दों को देता हूँ प्यारा सा विराम, बोलकर जय श्री राम। क्लास चलते हैं, कल मिलेंगे, नोट्स अपलोड हो जाएंगे। राम राम।